चाहे आप पेट्रोल का दाम ले लीजिए, डीजल का दाम ले लीजिए। एक तो खुन्नस में आकर के बोला तुमको डीजल का क्या काम है, डीजल पियोगे क्या? हम बोले यार ऐसे शौक तो हमारे नहीं हैं। आपके जब मंत्री संतरी जो भी बैठे हुए हैं गद्दी में, वो जब सिलेंडर कंधे पे लेकर के प्रोटेस्ट लगाते थे तो क्या वो एलपीजी पिया करते थे? ऐसा तो नहीं है। आप जब विपक्ष में थे तो आप सवाल पूछते थे। मैं इसलिए पेट्रोल और डीजल का विरोध कर रहा हूँ, ये जो दाम बढ़ा है उसका, क्योंकि डीजल यदि महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जब किराया बढ़ेगा, छोटा मोटा तो व्यवसाय आप लोग ओखला में करते ही होंगे ना। माना कि जीएसटी ने आपका धंधा बर्बाद कर दिया, फिर भी काम तो कुछ करते ही होंगे ना। एक भाजपा का समर्थक हमको बोला 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन भाजपा को ही वोट देंगे। हम बोले दोस्त मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, हर पेट्रोल पंप पे जैसे मोदी जी का थोबरा लगवाए हो ये करते हुए, उसी तरीके से हर पेट्रोल पंप पे 2 मशीन लगवाओ। एक जिसको अपनी देशभक्ति साबित करनी है 200 रुपए पेट्रोल खरीद करके उसके लिए, हमको 200 रुपए पेट्रोल नहीं चाहिए। मोदी रहे सत्ता में या ना रहे, 200 रुपए लीटर हमको पेट्रोल नहीं चाहिए। खाओ पियो तुम और बिल फाड़ो हमारे नाम पे। एक बात हमको बताइए, जब देश के भीतर जो दूसरे तरीके के लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि मोदी जी जब आए हैं तब विकास शुरू हुआ है, उसमें तो एक ही चीज का विकास हम देखें, हाफ पैंट आरएसएस का बोल करके फुल पैंट हो, बाकी तो हमको विकास नहीं दिखाई देता है। बाकी जो विकास है वो विकास नहीं विनाश है। जब इस देश में 12,000 किसानों की आत्महत्या होती है जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। बाकी विकास नहीं विनाश है जब देश में सबसे ज्यादा लोग बेकार होते हैं। इस देश में लोगों को खाने पीने के चलते उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। महिलाएं आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये तो विकास नहीं है। और इस विकास का वादा भी नहीं था, वादा तो कुछ और था। वादा तो था कि जब सत्ता में आएंगे तो सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे। रोज खाता चेक करते हैं दोस्त और देख करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? पहले कहा कि 0 बैलेंस पे खाता खुलवाइए, आप कहता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन कीजिए। अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कीजिएगा तो रोज आपको लव मैसेज आएगा, आपका 150 रुपया काट लिया गया है। और ये भी कहा जाएगा कि ये मशीन जनरेटेड मैसेज है, मतलब आप रिप्लाई भी नहीं कर सकते। ये मशीन जनरेटेड मैसेज ये है कि पैसा लेके भागे माल्या, फाइन भरेंगे हम लोग। पैसा लेके भागेंगे मोदी जी के दोस्त और फाइन भरेंगे हम लोग। इसको विकास कहते हैं। रहने दो यार, ये तुम बुर्बक मत बनाओ। टेढ़ा है पर मेढ़ा है, कुरकुरे चलेगा, जुमला है पर प्रधानमंत्री है, ये नहीं चलने वाला। और यही बात जब हम पूछ देते हैं तो क्या कहता है, बक तुम लोग देशद्रोही हो। हम बोले हैं, हम कोई सफाई नहीं देते हैं। हम कहते हैं ये बताओ कि 15 लाख कहाँ है, देशद्रोही हो हैं, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, दाल 200 रुपए किलो क्यों बिक रहा है, ये सवाल है ना। इस सवाल को गुमराह करने के लिए हर सवाल का जवाब इनके पास है। और इसीलिए मैं जिम्मेवारी के साथ, मेरा नाम कन्हैया है, अपने घर की सफाई मेरे ही जिम्मेवारी है। पड़ोसी का घर जाकर के कोई थोड़ी झाड़ू लगाता है। मेरा नाम कन्हैया है, हम एक हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं और मैं उम्र की बात से सहमत हूँ कि आज हिंदू धर्म को अगर किसी चीज से खतरा है तो वो आरएसएस और भाजपा की सरकार है। इसीलिए आज हिंदू धर्म के नाम पे, राम जी के नाम पे जो भाजपा का ऑफिस बनाया गया, ये तो हम नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। और ये सवाल जब पूछ देते हैं तो गाली देने लगता है। मैंने भोरे में बोलता है भारत माता की जय, और मैंने भोरे का नाश्ता जो है भारत माता की जय, और शाम का जो है डिनर माँ बहन की गाली से। अभी एक आपको नया मुद्दा देते हैं। अगर आपको संघी संस्कार से रूबरू होना हो तो तुरंत उसका हकीकत आपको बताना शुरू कर देगा। ये है संस्कार, और नाम क्या रखा है,
RSS, क्या इसका मतलब है? RSS का मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं है। RSS का मतलब है रिलायंस सेवा संघ। कि राष्ट्र की सेवा ये नहीं कर रहे हैं, ये रिलायंस की सेवा कर रहे हैं। मतलब अच्छा, दोनों भाई में लड़ाई नहीं हो, जो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में लड़ाई हो गया था, सरकार बोली कि नहीं, मैंने फूट डालो, राज करो, ये मुसलमानों के लिए, आपस में क्यों लड़ रहे हो? दोनों भाई को एकजुट कर दिया है, बोला आधा तुम खाओ आधा तुम खाओ। और ये जो खाने वाले लोग हैं, इनका जो कर्जा है, वो जो कर्ज माफी की गई है, उसका आंकड़ा आप सुनेंगे शायद आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं, आप हम पे भरोसा कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इसलिए आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। वो आंकड़ा ये है कि 3,16,000 करोड़ जो कॉर्पोरेट का कर्जा है उसको माफ किया गया है, और अकेले 45,000 करोड़ का कर्जा जो है इनके ऊपर से माफ किया गया है। और किसानों का कर्जा कितना माफ किए हैं? 10 पैसा। अरे दोस्त, अब लेमन जूस भी नहीं मिलता है 10 पैसा। मैंने 10 पैसा में अब टॉफी भी मिलेगा? ये 10 पैसा किसानों का कर्जा माफ करते हैं। और किसान जब आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, मेरे दोस्त जिसका नाम आप ले रहे थे, हम रात को लेंगे नहीं उसका नाम, वो कहता है कि ये किसान नहीं है। गोबर से कोई नहीं, किसान नहीं है तो ये क्या है? ये किसान नहीं है, ये विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके एजेंट हैं। यही बात बोली जाती है ना। विद्यार्थी यदि आंदोलन करने के लिए निकले तो कहा जाएगा कि ये विपक्ष के एजेंट हैं। किसान यदि आंदोलन करने के लिए निकले तो कहा जाएगा ये विपक्ष के एजेंट हैं। हम लोगों तो कह देता है कि राहुल गांधी की सैलरी पे हैं। अब बताइए, मैंने कैसी निकम्मी सरकार है। मैंने अपने निकम्मेपन का भी ठीकरा जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ती है। एक मोटा मोटी बात हमको बताइए, वही दोस्त जो गोबर से कोहिनूर निकालते हैं, तो दोस्त हमको बोले कि तुमको 100 करोड़ चाइना से मिला है। हम बोले कहाँ है? पता तो चले कि है कहाँ। ये भी अच्छे दिन की तरह है कि दूरबीन से खोजना पड़ेगा। है कहाँ? 100 करोड़ अगर रुपया किसी के खाते में आ गया है तो सरकार क्या कर रही है, ये सवाल है ना। अगर हमने देश के खिलाफ कुछ बोला है तो सरकार क्या कर रही है? अगर हम में से तमाम लोग जो इस मजमे में जमा हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार जानते हैं क्या कर रही है? सरकार जो है एक दूसरे का बचाव कर रही है। प्रधानमंत्री का बचाव करने के लिए सारे मंत्री खड़े हो जाते हैं, अपना अपना काम कोई नहीं करता है। ये ऐतिहासिक बात है, इसको याद रखिएगा कि आज इस देश में किसी से भी आप पूछ लीजिए तो कानून मंत्री कौन है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो रक्षा मंत्री की तरह दिखाई देता है, क्योंकि वो हमेशा प्रधानमंत्री की रक्षा करता हुआ नजर आता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वित्त मंत्री कौन है तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के संबंध में जवाब दे रहा होता है। कोई मंत्री जो है अपना काम नहीं कर रहा है। और ये जो नाकामी है, चाहे आप पेट्रोल का दाम ले लीजिए, डीजल का दाम ले लीजिए। एक तो खुन्नस में आकर के बोला तुमको डीजल का क्या काम है, डीजल पियोगे क्या? हम बोले यार ऐसे शौक तो हमारे नहीं है। आपके जब मंत्री संतरी जो भी बैठे हुए हैं गद्दी में, वो जब सिलेंडर कंधे पे लेकर के प्रोटेस्ट लगाते थे तो क्या वो एलपीजी पिया करते थे? ऐसा तो नहीं है। आप जब विपक्ष में थे तो आप सवाल पूछते थे। मैं इसलिए पेट्रोल और डीजल का विरोध कर रहा हूं, ये जो दाम बढ़ा है उसका, क्योंकि डीजल यदि महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जब किराया बढ़ेगा, छोटा मोटा तो व्यवसाय आप लोग ओखला में करते ही होंगे ना। माना कि जीएसटी ने आपका धंधा बर्बाद कर दिया, फिर भी काम तो कुछ करते ही होंगे ना। ये जो किराया है वो निर्भर करता है डीजल के दाम पे। डीजल का जब दाम बढ़ेगा तो हर चीज का किराया बढ़ जाएगा। रामायण साहब तो सिगरेट पीने की आप बात कर रहे थे ना, उसका भी रेट बढ़ जाता है डीजल बढ़ने के बाद। हर चीज का किराया डीजल पे निर्भर करता है। मेरे पास गाड़ी हो ना हो, लेकिन यदि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था पे इसकी विपरीत असर पड़ती है। और डॉलर की बात, डॉलर का बात तो बहुत मजेदार है। पहला बार जब 2000 का नोट देखे थे ना तो उसको देख के कंफ्यूज हो गए थे, लगा था कि डॉलर जैसा है। 500 का नोट एकदम डॉलर के साइज में लगता है देख करके।
पूरा डॉलर को कॉपी कर दिया है। कोई मोदी जी को कह दिया होगा कान में धीरे से, जैसे मोदी करके पहन लिए थे। नहीं, ऐसा भी कोई होता है क्या? अपना नाम जो है खुद ही लिख कर सूट पहन लिया है। वो जो है उसको कोई कह दिया होगा कि डॉलर के साइज का रुपया बना दीजिएगा ना तो रुपए का वैल्यू बढ़ जाता है। ये विधाता, रुपए का साइज घटाने से और डॉलर का कॉपी करने से उसका वैल्यू डॉलर के बराबर नहीं हो जाता है। आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है इस पर निर्भर करता है कि आपके करेंसी का वैल्यू कितना है। अब यहाँ से बहुत सारे लोग गर्व में रहते होंगे, काम वाम करने के लिए जाते होंगे, तो उनको दिनार का वैल्यू पता होगा ना। क्यों ऐसा होता है कि जो काम आप ओखला में करते हैं उसी काम के लिए आपको गल्फ में जो है वो ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से ज्यादा है। और ये जो डॉलर है, डॉलर के मुकाबले जो रुपया कमजोर हुआ है और जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। वैसे ही जैसे अमित शाह और मोदी जुड़ा हुआ है, एक के परफॉर्मेंस पे दूसरे का जीवन निर्भर करता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जीतेंगे तो ये आदमी वापस जेल में जाएगा, इसको पता है। इसीलिए अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहता है कि झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो, लेकिन किसी तरह से चुनाव जीत करके आओ, नहीं तो हमको जेल जाना पड़ सकता है, हम दोबारा तरीपार हो सकते हैं। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इस देश की जनता को ऐसे लगता है जैसे ये देश बचा रहे हैं। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी की वजह से आज हमको तेल भी महंगा मिल रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हो रहा है। वो पॉलिसी ये है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ईरान के साथ हमारे संबंध खराब हुए और ईरान के साथ हमारे संबंध इसलिए खराब हुए कि हम अमेरिका के साथ नहीं थे। भारत कभी भी अमेरिका का दोस्त नहीं था। भारत ट्रेडिशनली जो है वो रसिया और दूसरे देशों का ज्यादा दोस्त रहा है, अमेरिका का दोस्त कम रहा है। अभी जब ये सरकार आई तो आप देखेंगे कि ये इजराइल गए थे उस एक बच्चे से मिलने के लिए। वो खबर बहुत मीडिया में चली थी, मुझे नहीं याद है, आपको याद होगा। कितना ध्यान देंगे, इतना झूठ बोलता है, याद रहता है कुछ भूल जाते हैं।